Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing well at home. I think that you people have enjoyed the festival of Diwali without crackers very nicely, and let me start our studies again. As we had done two chapters already from this unit number 1 from Indian Economic Development Children, and two chapters we had done already, chapter number 1 and 2. So today we are going to start chapter number 3. So come back to the studies again now. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि ये यूनिट 12 मार्क्स की है, जिसमें हमारा थर्ड लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. जो हमने पिछले दो चैप्टर को पढ़ा, ये इंटरकनेक्टेड चैप्टर है. चैप्टर फर्स्ट जिसने किया उसको चैप्टर सेकंड समझ में आएगा, सेकंड जिसने कर लिया अब उसे समझ में आएगा कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लिए गए, क्या रीजंस थे कि 1991 में हमारी गवर्नमेंट को कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए. दैट इज़ एलपीजी पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यू कैन से एलपीजी रिफॉर्म. So let me start with the contents of this chapter. What we are going to study in this chapter, children. Features and appraisal of liberalization, privatization and globalization. Liberalization क्या है, privatization क्या है और globalization क्या है, उनके features और उसमें क्या reforms लिए गए इन तीनों, economically इनमें क्या reforms लिए गए, एंड कंसेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी. डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इसके बारे में आपने सुना होगा, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद द फर्स्ट कंसेप्ट, लिबरलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज, वाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्या रीज़न था इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने का, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या कारण रहे. सो लेट वी स्टार्ट and short about these points. हमारी जो सरकार थी, हमारी जो गवर्नमेंट थी, that was not able to generate sufficient revenues from internal sources such as taxation. हमें अच्छे से पता है हमारा जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो हम टैक्स जनरेट करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट टैक्स जनरेट करती है, रेवेन्यू जो जनरेट करती है टैक्स फॉर्म में, नॉन टैक्स फॉर्म्स में, जो टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हो रहा था. वो इंटरनल सोर्स है हमारी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का, राइट. सो उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था हमारी सरकार को. फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस. दूसरा कारण था कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, यानी हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनको बहुत कम इनकम हो रही थी. उनकी इनकम कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, वो लंबे टाइम से लॉस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी. क्लियर. दैट्स वाई वी हैड स्टडीड अबाउट इट कि लंबे टाइम से लॉस की वजह से उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया, दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट. तो काफ़ी लंबे टाइम से लॉसेस होने की कारण ये भी एक वजह थी कि कंट्री में हमें कुछ रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत पड़ी, हमें कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी थे कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स रेज्ड. गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे वो रेवेन्यूज़ के कंपैरिजन में, मतलब जो उसका इनकम जनरेशन था उसके कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, यानी खर्चे ज़्यादा और रेवेन्यूज़ बहुत कम हो रहे थे. तो उससे हमारी कंट्री में जो एक्सपेंडिचर्स की जाती, हमारी कंट्री के जो चैलेंज थे, जहाँ खर्चे बहुत ज़रूरी थे, जिनको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी कंट्री की गवर्नमेंट को. जहाँ हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इनकम का एक शेयर खर्च होता था, वहाँ से ना ही कुछ फ़ायदा मिल रहा था और ना ही कुछ इनकम जनरेट हो रही थी. इवन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करना पड़ रहा था टू मीट द चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन रेट इज़ राइजिंग डे बाय डे, बट द इनकम वॉज वेरी लो टू मीट सच चैलेंजेस. So the government was also spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns. What are those areas? सोशल सेक्टर एंड नेशनल डिफेंस. कौन से थे वो एरिया जहाँ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपना शेयर खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन कुछ इमीडिएट रिटर्न्स भी नहीं आ रहे थे, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था. दैट इज़ आर सोशल सेक्टर एंड नेशनल डिफेंस. हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर कुछ खर्चा करती है, लेकिन वहाँ खर्चा करने के बावजूद भी जो हमारा सोशल सेक्टर है वहाँ से कुछ खास इनकम नहीं आ रही थी. कंट्री को नुकसान हो रहा था, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा था. और हमारा जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है, क्लियर, वहाँ से कोई फ़ायदा, इमीडिएट रिटर्न्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे. सो दीज वर द रीजंस. इन्फ्लेशन अराइजेस,
प्रोडक्ट के प्राइसेस, हर चीज़ के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे। द प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। इनकम जनरेट हो नहीं रही, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर चीज़ मार्केट में महंगी बिक रही थी, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन अराइज हो रही थी। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट रेजेस। अब कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैसा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इम्पोर्ट किया जा रहा था, बाहर से माल खरीदा जा रहा था। अब उसको इम्पोर्ट तो किया जा रहा था अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, क्लियर। एक्सपोर्ट उतना नहीं हो रहा था, इम्पोर्ट तेज़ी से हो रहा था। उससे क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे कम हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो गए, क्योंकि आदान प्रदान कम हुआ, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, इंपोर्ट होता चला जा रहा था। अब हमारी सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसको चुका सके, उसका वापस रिटर्न दे सके, उनका पैसा चुका सके। यानी अब आप बाहर से कुछ खरीद रहे हो, उसके बदले आपको रिटर्न भी तो देना है कैश फॉर्म में, आपको पैसा भी चुकाना है, लेकिन कंट्री के पास पैसा था ही नहीं। अब एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा, यानी हमारी कंट्री के पास अब इतना फाइनेंस भी नहीं था कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो कर सके। मतलब सिर्फ इतना भी नहीं था कि एटलीस्ट कम से कम 2 हफ्तों के लिए भी माल खरीद सके, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इट वॉज टोटली डिक्लाइन। सो देर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लैंडर्स। जो उन्होंने लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा था इंडिया, तो कहीं से ना तो इनकम आ रही थी और खर्चा डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा था। इंपोर्ट्स भी रेज हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, फॉरेन एक्सचेंज घटता चला जा रहा था, पैसा था नहीं कि और कुछ खरीद सके, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन भी तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी हमारी कंट्री की जो एक्चुअल इकोनॉमिक पोजीशन या सिचुएशन कहीं वो इतनी डम हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि जिसके लिए हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IBRD, इंडिया ने अप्रोच किया उस क्राइसिस के सिचुएशन में। किसको अप्रोच किया? IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है 1 मार्क में। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1 मार्क्स में आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है बेटा एग्जाम में। IBRD दैट ऑल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, इंडिया ने अप्रोच किया इन 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन के लिए, और मिला भी लोन $7 बिलियन का लोन के रूप में उन्हें पैसा मिला भी। लेकिन उस क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन भी तो निकालना जरूरी था। कब तक कोई आपको लोन देगा, कब तक आप उसी सिचुएशन में डूबे चले रहोगे? उससे बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब होती चली जाती, बाहर कभी आ ही नहीं पाता, ख़त्म हो जाता, सब लोग सुसाइड करना स्टार्ट कर देते। सिचुएशन कभी सही नहीं हो सकती है ऐसी पोजीशन में, ऐसी एक्चुअल जो सिचुएशन अराइज होती है ऐसी कंडीशन में, उससे बाहर निकलने के लिए कुछ सॉल्यूशन उसका निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इंडिया ने भी सॉल्यूशन निकाला, और सजेशन किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने सजेशन दिया हमारी गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पर, कि ऐसे तो इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था। अब गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। एग्रीकल्चर भी डाउन जा रहा था, जमींदारी सिस्टम की वजह से हर चीज़ पीछे जा रही थी। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली है, उससे एक्सपेंडिचर्स ही बढ़ेंगे कंट्री के अंदर, इनकम जनरेट कहीं से हो नहीं रही। तो हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन लोगों ने इंडिया को सजेस्ट किया कि कुछ चेंजेस लाए जाए कंट्री में, ताकि इंडिया में डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट के लिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं, जिनको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कह रहे हैं। कब ली गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये रिफॉर्म्स कब लिए गए, अनाउंस कब किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को? 1991 में। तो इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी जब इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF की रखी हुई कंडीशंस को के लिए एग्री हो गया, तो इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर, उसे अनाउंस किया इंडिया के साथ। दैट इज़ इन 1991 इट वॉज अनाउंस्ड, एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी consisted of wide ranging economic reforms. बहुत से रिफॉर्म्स लिए गए। What are those reforms? LPG, it is not liquefied petroleum gas. LPG refers to liberalization, privatization and globalization. ये आपने शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। कुछ बच्चे जिनको मीनिंग पता नहीं होता वो शॉर्ट में बोलते हैं LPG रेफर्स टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लीजिए एग्जाम में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG, व्हाट यू विल राइट इन इकोनॉमिक्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर अप टू दिस?
Now, what is the next slide saying? What was the thrust of the new economic policy in 1991? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेने के पीछे क्या थ्रस्ट था, क्या चाह रहे थे हम इंडिया के साथ? The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. हम क्या चाह रहे थे? In short, economy की development by creating a competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. कि कोई अपनी मर्जी से कोई भी नई फॉर्म and removing the barriers to entry, कि कोई भी फर्म जो आसानी से एंटर कर नहीं सकती थी, उन बैरियर्स को ख़त्म किया जाए. अब कोई भी पर्सन जो प्रोडक्शन करना चाहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंटर कर सकता है. हर तरह के बैरियर्स को ख़त्म किया गया, चाहे वो टैरिफ ड्यूटीज़ थी, नॉन टैरिफ ड्यूटीज़ थी, जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ बैरियर्स थे, जो भी थे उन्हें रिमूव किया गया ताकि कंपिटिटिव एनवायरनमेंट बने, इकनॉमी के अंदर प्रोडक्शन रेज हो और जो जितना प्रोडक्शन करना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सके, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेज हो. इन शॉर्ट ये हमारा मोटिव था, यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को रेज करना, उसे बनाना ताकि प्रोडक्शन रेज हो, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ है इकनॉमी की. प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेशन का सोर्स बनेगा, लेबर को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. सो द थ्रस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी वाज टू क्रिएट मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी and removing the barriers to entry and growth of firms. So this is a question, children, can be asked for 1 mark or maybe for 3 marks in short form. So these policies are classified in 2 groups. ये जो पॉलिसी बनाई गई थी इनको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया. मोटिव क्या था? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना. ठीक है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है स्टेबलाइजेशन. हम क्या चाह रहे थे? इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइजेशन चाहते थे. स्टेबलाइजेशन कैसे? कुछ ये शॉर्ट मेजर्स थे कंट्री के अंदर जो लिए गए. ये जो बीओपी सिचुएशन, जो हमारी बीओपी होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दैट आर नोन एज स्टेबलाइजेशन मेजर्स. इनका एम होता है कि हमारी कंट्री के अंदर एक सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बना रहे और हमारा जो प्राइस लेवल है वो कंट्रोल में रहे. कि जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि हम जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़े कंपेयर टू द इम्पोर्ट. तो हम क्या चाह रहे हैं? कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशनराइज ना हो, उसे स्टेबल बनाना. दूसरा, बीओपी की सिचुएशन को करेक्ट करना, उसे इम्बैलेंस ना होने देना, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर. दूसरा क्या था हमारा? ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ क्या हैं बेटा? दीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स. स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म मेजर्स है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ आर लॉन्ग टर्म मेजर्स जिनका एम था इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस को रेज करना और जितनी भी रिजिडिटीज़ हैं उसे रिमूव करना. जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैरिफ ड्यूटीज़ हैं, उन सबको ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा बढ़े. तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है हमारे पास? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन टुडे, लिबरलाइजेशन. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? इट मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस को टोटली फ्री कर देना, हमारी इंडस्ट्रीज़ को टोटली फ्री कर देना. जो भी अननेसेसरी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि हम बाहर कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी या टैरिफ ड्यूटीज़ लगी हुई थी कि हमारे ऊपर टैक्स लगता था हम बाहर से अगर माल मंगवाते थे या बेचते थे, तो वो सब पूरी तरीके से हमारे ऊपर ख़त्म कर दिया गया. दैट इज़ लिबरलाइजेशन. नाउ इंडिया इज़ फ्री एंड द इंडस्ट्रीज आर फ्री टू क्रिएट मोर एंड मोर बिजनेस फॉर द मोर प्रोडक्टिविटी, टू क्रिएट मोर एंड मोर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट in the country. Now, as we know, though few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial sectors like industrial licensing, export-import policy, technological upgradation, fiscal policy, foreign investment, reform policies. Like clear? So now few liberalization reform policies initiated in 1991 also. वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. बाकी clear? तो 1991 में भी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाइक रिफॉर्म पॉलिसीज़ लिए गए लिबरलाइजेशन के अंडर. वो 1991 में जो रिफॉर्म्स लिए गए उसमें लिबरलाइजेशन जो एक पॉलिसी थी, उस लिबरलाइजेशन ने किन किन एरियाज़ को कवर आउट किया जिसमें चेंजेस किए गए. दिस आर 5 एरियाज. आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन शॉर्ट, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज,
reforms, trade and investment policy reforms. So let me start one by one all these reforms need to explain. First one is deregulation of industrial sector. बेटा रिफॉर्म्स से पहले ये जो रिफॉर्म्स ले गए उससे पहले हमारे इंडिया के अंडर जो सिस्टम था, रेगुलेशन सिस्टम था इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो कुछ इस तरीके से था कि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होगा, यानी गवर्नमेंट का पूरे तरीके से कंट्रोल था, गवर्नमेंट की पूरी तरीके से इंटरवेंशन थी, कब काम स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है, हर चीज़ के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरीके से अलाउड नहीं था कि वो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करे, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेटा। कुछ इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी अलाउंस नहीं थी प्रोडक्शन के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को परमिशन मिली कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए। प्राइस फिक्सेशन के ऊपर भी कंट्रोल था और कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कहाँ कितना भेज सकते हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शन थी। तो जब ये 1991 में रिफॉर्म्स लिए गए, इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। नाउ व्हाट आर दोस? सो मेजर्स ऑफ डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो थी उसे अबॉलिश किया गया, उसे ख़त्म किया गया काफ़ी चीज़ों के लिए, फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए फिर भी लाइसेंसिंग जरूरी थी, और वो ऐसी चीज़ें थी जो हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, सच एज अल्कोहल, सिगरेट्स, हैजर्डस केमिकल्स जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, क्लियर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स जो दवाइयाँ होती थी, इन चीज़ों के लिए इनका जो कंट्रोल था, जो लाइसेंसिंग थी, वो किसके हाथ में थी? अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी थी जिसको, अगर हम प्रेजेंटली बात करें, द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नॉट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, 3 इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज डिफेंस इक्विपमेंट, सेकंड इज एनर्जी, थर्ड इज रेलवे ट्रांसपोर्ट। चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर 1 mark. Let me repeat. Few industries reserved for public sector. What are those 3 industries which are reserved for public sector now? That is defense equipment, energy and railway transport. A, defense equipment, B, energy, C, railway transport. Clear? This is a question for 1 mark. डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए और एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। नाउ डी रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Many goods produced by small industries have now been de-reserved. कुछ चीज़ें small scale industries के हाथ में ही दी गई. In many industries, the market has been allowed to determine the prices. कुछ चीज़ों के जो दाम थे वो इंडस्ट्री डिसाइड नहीं करती, मार्केट डिसाइड कर रही थी on the basis of demand and supply. So the market forces of demand and supply, the prices are decided. Clear? Not by the industry, the market has been allowed to determine the prices. तो कैसे डिसाइड होते हैं हमें पता है, through the market forces of demand and supply. So these were the actual reforms taken under which what we are studying, children? लिबरलाइजेशन ना. तो लिबरलाइजेशन के अंदर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स है. सेकंड वी आर स्टडिंग नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स लिए गए? चिल्ड्रन, फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. हमारी कंट्री के अंदर पहले जो फाइनेंशियल सेक्टर था इंडिया के अंदर, वो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में था, वो उसे रेगुलेट कर रहा था. ठीक है, जितनी भी रेशियोज डिसाइड की जाती हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई डिसाइड करता था. ठीक है. सो वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. क्या था इसका मोटिव, मेन एम? कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का एम था वो ये था कि आरबीआई के रोल को थोड़ा कम किया जाए, जो वो रेगुलेट कर रहा था हर चीज़ को, उसे रेगुलेटर की बजाय अब फाइनेंशियल सेक्टर का फैसिलिटेटर बनाया जाए.
यानी कि इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। यानी आरबीआई की कंसल्टेशन के बिना भी अब कुछ डिसीजंस हमारे बैंक्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स ले सकते हैं। हर चीज़ के लिए उनकी इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ सर्टन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं जहां आरबीआई को ही हमारा क्या बनाया हुआ है, रेगुलेटर बनाया हुआ है, ताकि हमारी किस लिए बनाया गया, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन। कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल भी ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन। क्या रिफॉर्म्स थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चाहे इंडियन बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स रेज्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी बैंक्स में वो बढ़ा दी गई अराउंड 50%। अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो इट विल शो एज 51%। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट विल बी अराउंड, यू विल राइट 50%। दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टन कंडीशंस हैव गिवन फ्रीडम, किस चीज़ की फ्रीडम मिली, टू सेट अप न्यू ब्रांचेस, वो अपनी नई ब्रांच ओपन कर सकते थे। जो बैंक जितनी भी कंडीशंस लगाई जाती हैं आरबीआई द्वारा उन्हें अगर फुलफिल कर लेता है तो नए जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपनी मर्जी से एक नया ब्रांच सेटअप कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, एंड दे कैन रैशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क्स ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक्स हैव बीन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन, बैंक्स को परमिशन मिल जाती है कि वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं इंडिया से भी और अब्रॉड से भी, किसी भी तरीके से लोगों को लोन दे करके, फंड कवर कर सके, फंड ले करके। फॉरेन इन्वेस्टर्स अलाउड, जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। वो सबको अलाउड है कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस इंक्रीज करें, प्रॉफिट किसको होगा, इंडिया को होगा। नेक्स्ट नाउ टैक्स रिफॉर्म्स, थर्ड पॉइंट इन द लिबरलाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स। कुछ टैक्स रिफॉर्म लिए गए। टैक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इट नोन एज फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, टैक्स रेट्स को कम किया गया। सिंस 1991 देयर हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स। अगर हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कम कर दिया जाए, ऑब्वियसली हमारी क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। लोग अपनी इनकम भी सामने दिखाते हैं, अदरवाइज टैक्स से बचने के लिए वो लोग अपनी टैक्स को शो ही नहीं करते, अपनी इनकम को शो नहीं करते। सो हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स were an important reason for tax evasion. So it is now, again I am repeating, it is now widely accepted that modern rates of income tax, अगर मॉडरेट रेट होंगे इनकम टैक्स के तो उससे सेविंग्स बढ़ेंगे और लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज भी करेंगे, टैक्स इवेजन कम होगा। क्लियर, सो दैट्स इज द रीजन अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन टैक्सेस। Similarly, the rate of corporate tax, which was very high earlier, has been gradually reduced. Corporate tax क्या होता है, जो एक पर्सन जिसका कॉर्पोरेट है, जिसकी कंपनी है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, अगर टैक्स हाई रहेगा तो वो प्रोडक्शन कम कर पाएगा, प्रोडक्शन कम होगी तो लेबर को काम कम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, ऑब्वियसली पॉवर्टी रेज होगी। सो रिडक्शन इन टैक्सेस, दैट इज द आंसर अबाउट इट। नाउ सिंप्लीफिकेशन इन द टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया, उसे कुछ उसमें चेंजेस लाए गए। जैसा कि आपने सुना है बेटा, 2016 के अंदर एक लॉ निकाला गया था, पार्लियामेंट ने पास किया था एक लॉ, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016, that is to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. एक सिंगल टैक्स बनाया गया सभी टैक्स को खत्म करके। दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017। दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इसका एक्सपेक्टेशन क्या था, इससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, टैक्स इवेजन कम होगा, और मोटिव एक लोगो था, दैट इज वन नेशन one tax, one market. I repeat, one nation, one tax and one market. किस में लिया गया, Goods and Services Tax Act 2016. Clear? So this topic is completed, tax reforms. Let's move to the next point, foreign exchange reforms. Foreign exchange reforms लिए गए, क्या थे ये reforms? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवैल्यूशन ऑफ रूपी। डिवैल्यूशन का मतलब क्या होता है,
अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना, टू मेक द डोमेस्टिक करेंसी चीपर कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। हम ऐसा क्यों करते हैं? अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किस लिए किया गया? ताकि हमारी कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। डिवैल्यूएशन का मतलब देखो पहले बेटा, अगर नहीं क्लियर आप लोगों को, ऐसे हम कर चुके हैं पहले फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में। डिवैल्यूएशन मीन्स कि जहां हमें $1 के बदले पहले 40 रुपीज़ देने होते थे, अब $1 के बदले हमें 50 देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग यू द करंट रेट। फॉर एग्जाम्पल, $1 के बदले हमें 40 देने होते थे, अब $1 के बदले हमें 50 देने हैं। अब देखो, जब हमारा प्रोडक्शन बाहर जाएगी, एक्सपोर्ट करेंगे, तो फॉरेन से यानी पैसा हमारे पास आएगा, रिजर्व आएगा, तो आएगा तो किस रेट पे आएगा? 50 पे आएगा ना। लेकिन जब हम खरीदेंगे तो हमें 50 पे करना होगा, तो हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बाहर भेजने के लिए अपनी ही करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया, ताकि कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, प्रोडक्शन रेज हो। सो डिवैल्यूएशन लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, thus the inflow of foreign exchange rises. Second is foreign exchange deregulation. Foreign exchange को deregulate किया गया. It means freeing the determination of foreign exchange rate from government control. गवर्नमेंट के कंट्रोल से फॉरेन एक्सचेंज रेट को फ्री किया गया। यानी अब जो एक्सचेंज रेट था वो कौन डिसाइड कर रहा था? गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही। इट वॉज डिसाइडेड थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। क्लियर? However, RBI may intervene to control high exchange rate fluctuations. RBI इंटरवेन कर सकता है हाई एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस जो आती है, एक्सचेंज रेट में होने वाली जो फ्लक्चुएशंस है उसे कंट्रोल करने के लिए RBI कैन इंटरवेन इन बिटवीन, बट येस द रेट्स आर डिसाइडेड. Deregulation means the foreign exchange rate are decided through the market based on the demand and supply of foreign exchange, not by the government. So government control were totally finished. नेक्स्ट वन इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है? चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया वाज फॉलोइंग अ रेजिमे ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ ड्यूटीज. जो हाई टैक्स लग रहे थे, कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी, उस तरीके से काम हो रहा था इंडिया के अंदर. लेकिन ये जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में इन दोनों ही चीज़ों को ख़त्म किया गया. इन पॉलिसी ने ख़त्म कर दिया इन चीज़ों को, किस चीज़ को? टैरिफ ड्यूटी को और कोटा रिस्ट्रिक्शंस को, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चर्स सेक्टर है वो फ्लरिश करे, वो बढ़े, प्रोडक्शन रेज हो. सो द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ कोटाज, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. कोटा मीन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स बोथ. रिडक्शन ऑफ टैरिफ, जो टैरिफ रेट्स जो टैक्स ड्यूटीज थी उसे कम किया गया, ये एम था. थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग. रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्ट्स. जो इम्पोर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर था, जो लाइसेंस लेना पड़ता था, उसे रिमूव किया गया. सो दीज वर द एम्स रिगार्डिंग दिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या है इसके? एबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग. इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजर्डस and environmentally sensitive industries. Clear? Import licensing was abolished except, हर चीज़ के लिए import licenses को ख़त्म किया गया except कुछ चीज़ों के, वो जो हमारी इकोनॉमी के लिए हैजर्डस और हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही थी, वो उन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना ज़रूरी था. रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी स्पेशली ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर ऑल्सो फुली रिमूव्ड from April 2001. From when? April 2001. Removal of export duties. Export duties have also been removed. Why? To increase the competitive position of Indian goods in the international markets. I repeat, why it has been removed? To increase the competitive position of Indian goods in the international market. हम चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन करे, वहाँ भी बिके. पहले क्या था, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा, कि हमारी प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में बिक रही थी. इसीलिए ज़रूरी था कुछ रिफॉर्म्स लिए जाएं, ताकि अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन बिकती है तो क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है, क्वांटिटी उतनी की उतनी दी जाती है, कोई कंपटीशन नहीं रहता है. तो जब ये रिफॉर्म लिया गया तो अब प्रोडक्ट बाहर भी जा रहा था, एक्सपोर्ट भी हो रहा था, जिससे क्या था, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन राइज हो रहा था हमारे प्रोडक्ट का. तो प्रोडक्शन रेज हो रही थी, क्वालिटी में चेंजेस लाए गए, डेवलपमेंट हो रही थी, इनकम रेज हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज हो रहे थे. So what were the objectives of liberalization of trade and investment regime?
Repeated points, children. In short, let me tell you: increase international competitiveness for what? Industrial production. To increase international competitiveness of industrial production, increase फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इनटू द इकोनॉमी. अपनी कंट्री में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे और न्यू अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ लाना चाह रहे थे हम लोग. टू प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज़, जो लोकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी एफिशिएंसी को प्रमोट करना हमारा ऑब्जेक्टिव था. एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, जो पुरानी टेक्निक्स से हमारी प्रोडक्शन हो रही थी, हम चाह रहे थे कि कुछ न्यू मॉडर्न टेक्निक्स को भी अडॉप्ट किया जाए. सो दीज वर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेजिमे. So with this topic, children, liberalization is completed here. We will meet in the next video with the next topic, that is privatization and globalization. So stay connected, children. Stay healthy, stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.